नमस्कार, प्रखर आवाज के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी अदिति सिंह और आज मेरे साथ हैं योगेश शुक्ला जी। योगेश शुक्ला जी एक सक्रिय राजनेता हैं, परंतु आज इनकी राजनीति पर बातें नहीं होंगी, बातें होंगी इनकी सामाजिक अभियान पर। उनमें से सबसे प्रमुख इनके अभियानों में आता है वो है अतुल्य गंगा अभियान। तो आज हम बात करेंगे अतुल्य गंगा अभियान पर। अतुल्य गंगा अभियान इन्होंने शुरू किया था 16 दिसंबर से, जो कि प्रयागराज से शुरू होकर के गंगा सागर होते हुए गोमुख को पहुंचकर फिर से वापस प्रयागराज में ही ख़त्म होगा। तो अब हम बातें करेंगे कि इस बीच में इनकी क्या प्रमुखताएं होंगी, कैसे गंगा जी की सफाई को करेंगे और प्रदूषण मुक्त कैसे बनाएंगे। तो आइए बात करते हैं योगेश्वर शुक्ला जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब आप इस योजना के लिए निकलेंगे, इस मिशन को लेकर के निकल चुके हैं, तो इसमें एक शब्द आया है मुंडमाल यात्रा। ये मुंडमाल है क्या? ये एक संस्कृत शब्द है और इसका इस यात्रा के संदर्भ में यह है कि सामान्यतः किसी भी देवता की जब परिक्रमा होती है तो उसके चारों तरफ होती है और गंगा को देवी मानते हैं। तो परिक्रमा ऐसी करो कि गंगा की संपूर्ण परिक्रमा हो जाए। सामान्यतः गंगा सागर तक की यात्राएं बहुत से लोग करते रहते हैं, लेकिन गोमुख से चल करके गंगा सागर और गंगा सागर से गोमुख, गंगा के दोनों तटों से या अपने परिक्रमा पथ से पूरे गंगा को परिक्रमा करना, जैसे गले की माला होती है तो आपके गले की वो चारों तरफ होती है, ऐसे ही गंगा के चारों तरफ पैदल परिक्रमा करना ही मुंडमाल परिक्रमा है। ऐसे ही नर्मदा की भी परिक्रमा होती है, वो भी मुंडमाल परिक्रमा ही होती है। तो इसलिए यह यात्रा एक जहाँ से प्रस्थान बिंदु से शुरू हो रही है, अब जैसे प्रयाग से शुरू हुई है, गंगा के उत्तरी तट से शुरू हुई है, तो जहाँ पर प्रारंभ हुआ उस बिंदु से चल करके गंगा सागर तक जाएंगे। गंगा सागर में जहाँ गंगा मैया समुद्र में विलीन होती हैं, वहाँ से वो पूरा पैदल उस पार आएंगे और फिर वहाँ से गोमुख के ऊपर जाएंगे और ग्लेशियर से होते हुए गंगा के गोमुख का जो स्रोत है उसके पीछे से ग्लेशियर से होते हुए दूसरे तट से प्रयागराज में आकर के पूरा करेंगे। जी, तो दूसरा सवाल वृक्षमाल से है। ये वृक्षमाल शब्द क्या है? इसका क्या योजना है? ये वृक्षमाल शब्द को आप एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है? देखिए, वृक्षमाल जैसे पुष्पमाल होता है, रुद्राक्ष की माला होती है और माला से जने मोती की माला है, ऐसे ही वृक्षों की माला का मतलब हो गया वृक्षमाला। अब इसके पीछे जो योजना, चूंकि यह अभियान 11 वर्ष तक चलने वाला है, 11 वर्ष का अभियान इसलिए रखा है कि सामान्यतः जन जागरण के अभियान 1-2 साल तक चलते हैं, लेकिन अगर उसको वह प्रतीकात्मक होते हैं, लेकिन अगर किसी अभियान को परिणामकारी बनाना हो तो उसके लिए कम से कम 1 दशक का समय तो चाहिए ही चाहिए। और इस नाते जो लोग भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं उनका संकल्प है कि 10 वर्ष इस पर फोकस रखेंगे। तो वृक्षमाल का भी अभियान ऐसा रखा है कि 10 सालों तक में गंगा के किनारे इतने वृक्ष लगाए जाए कि जब 10 साल के अंदर जब सैटेलाइट से गंगा की इमेज ली जाए तो ऐसा दिखाई पड़े कि गंगा मैया जो है वो वृक्षों की माला पहने हुए हैं। जी, तो यानी कि आपका एक ब्रॉड विजन है कि जब सैटेलाइट्स कभी गंगा जी को दिखाएं तो उनको माला पहने हुए दिखाएं। ये तो उसका सौंदर्य पक्ष हो गया जी, लेकिन जो उसका पर्यावरणीय पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, वो ये है कि भारत में वन क्षेत्र वैसे भी सिकुड़ते गए हैं सभ्यता के विकास में, जनसंख्या के विकास में जी, और उसमें से भी उत्तर प्रदेश बिहार की स्थिति वन क्षेत्र का रेशियो वो बहुत कम है और उसमें भी गंगा बेसिन का जो क्षेत्र है वो लगभग न के बराबर है, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, पेड़ कटते गए, नए पेड़ लगाने की संस्कृति टूटती गई, परंपरा टूटती गई, नए बगीचे नहीं तैयार हो रहे हैं, पेड़, लोगों की दैनिक कृषि आवश्यकता, उनकी घरेलू घर बनाने की आवश्यकता, व्यावसायिक आवश्यकताएं अब ऐसी होती जाएगी कि वृक्ष के लिए जमीन ही नहीं मिल रहा है। जी।
यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि हम बिना भोजन के रह सकते हैं कुछ दिन, बिना पानी के भी कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के हम नहीं रह सकते हैं। जी, तो आप ये सवाल मैं बाद में पूछने वाली थी, लेकिन पहले ही आप इन बातों को लेकर के आए तो मैं यहीं पे पूछ लेती हूँ। ये एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक कॉरिडोर भी तैयार होगा। हम क्या करते हैं कि घूमने के लिए बड़े शहरों में जाया करते हैं, हम कभी गंगा जी को प्रेफर करते ही नहीं है, या गंगा जी के किनार पर जो शहरें हैं उन पे हम आने की जल्दी या घूमने का कोशिश करते नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है कि गंगा जी वृक्षों की माला पहन लें तो इससे क्या होगा, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये फिर उसके बाद जब इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार होगा तो गंगा जी को फिर से प्रदूषित नहीं हो सकता है उससे? देखिए क्या है कि विकास की जो आधुनिक शैली है, जिसमें तकनीकी और उपभोग दो महत्वपूर्ण आयाम हैं, कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना और किसी भी कीमत पर करना, और तकनीक के कारण से जो आधुनिक जीवन शैली है, जिसको गांधी जी कभी राक्षसी सभ्यता कहते थे, उसका दुष्परिणाम स्वाभाविक रूप से प्रकृति को ही सबसे ज्यादा पड़ा है। लेकिन हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं। जब पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हमारा भी जीवन संकट में आता है, ठीक है। जब वायु प्रदूषण होता है तो हमारे ही फेफड़े कमजोर होते हैं, ठीक है। जब पीने का पानी प्रदूषित होता है तो हमारा ही शरीर रोगी होता है। इसलिए ये जो आपने कहा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, तो देखिए विकास की गति को शायद नहीं रोका जा सकता है, लेकिन दुनिया में अब ऐसी भी तकनीकी है जो आपकी, जैसे STP है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, ऐसे ही और भी वेस्ट मैनेजमेंट के तमाम तरीके हो गए हैं। इस नाते जो चुनौतियां हैं इनका समाधान भी आता जा रहा है, उस पर और भी शोध करने की आवश्यकता है। आपने STP की बात की तो इसी पर मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले केंद्र में, तो उन्होंने गंगा एक्शन प्लान लाया था, फिर उसी को एक रिफॉर्म रूप लेकर के वर्तमान सरकार आई और नमामि गंगे लेकर के आई, ठीक। इसी तरीके से क्लीन गंगा मिशन, इसी तरीके से कई सारी योजनाएं जो सरकारी योजनाएं थी वो चली, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हुए। तो आप उन सभी चीज़ों से एक रिजल्ट निकला है जो ऐसा नहीं हो पाया कि वो गंगा को साफ कर पाए। तो आप वहाँ से क्या लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि आप कैसे, आपको लगता है कि आप सफल हो ही जाएंगे? क्या प्लान है आपके? और ये सवाल मैं इसलिए भी आपसे पूछूंगी क्योंकि आप मुख्य सलाहकार भी हैं इस अतुल्य गंगा मिशन के, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है और आप स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे? देखिए, गंगा के हमारे अभियान का जो लक्ष्य है कि हम गंगा को जो सपना देखते हैं, और इस नाते हम ऐसा नहीं मानते कि ये 24 घंटे में हो जाएगा, ये 2024 में पूरा हो जाएगा या 4 सालों में पूरा हो जाएगा। हमने खुद माना है कि हमें भी 10 साल का हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि गंगा सागर तक, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जल का प्रत्येक कण आचमन की योग्य बने, इतना पवित्र हो जाए। ये सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। कुछ विषय ऐसे हैं जो सरकारों से ऊपर उठ करके हैं, पूरे समाज के हैं, पूरी मानवता के हैं। गंगा की रक्षा करना ये पूरी मानवता की जिम्मेदारी है, मानव की जिम्मेदारी है। केवल भारत की नहीं, दुनिया के लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है, और ऐसे सभी प्रश्नों पे दुनिया के लोग एक होते भी हैं। इसलिए दलों से ऊपर उठ करके, सरकारों से ऊपर उठ करके इस देश के प्रत्येक नागरिक और सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि गंगा अपने नैसर्गिक स्वरूप में आए। अब इसके लिए स्वाभाविक रूप से जो प्रयास हुए हैं, मैं किसी सरकार के इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं करता हूँ, सबकी नीयत ठीक रही है क्योंकि गंगा सबके हृदय में है, लेकिन अभी प्रयास ज़्यादा होना है। मैं थोड़ा बीच में आपको रोकना चाहूँगी, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि गंगा सबकी है, ये ना सरकारों की ही है, ना ही सिर्फ जनता की, ये सरकार और जनता दोनों की है। तो जब बात आती है गंगा सफाई की या गंगा स्वच्छता की या गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जनता थोड़ी अवेयरनेस कम दिखाती है। जनता के मन में एक ये होता है कि गंगा साफ तो हो, पर गंगा सफाई के लिए वो सरकारों पर निर्भर होती है। खुद जाएंगे, अभी संगम की ही हम बात कर लें, तो लोग जाएंगे संगम घूमने, गंगा जी को गंदा करके चले आते हैं, संगम को गंदा करके चले आते हैं। तो आप जनता को क्या संदेश देंगे?
देखिए, जिस चीज़ को आपने कह रही हैं वही चीज़ हमने भी अनुभव किया है। सामान्यतः जन जागरण की दृष्टि से जनता के ऊपर किन्हीं उपदेशों का असर नहीं होता है। उसके ऊपर अगर उपदेश है तो वो नैतिक उपदेश, नैतिक व्यक्ति का उपदेश होना चाहिए, यानी उस उपदेश, उस संदेश के पीछे नैतिक शक्ति होनी चाहिए। और शायद सेना के जिन पूर्व अधिकारियों ने, फिर बाद में समाज के और वर्ग के लोगों ने, सबने ये अभियान जब शुरू किया तो उसके पीछे जो गंगा की एक कठिनतम पदयात्रा, आप कल्पना करिए कि 8 महीने तक अपने घरों से दूर हैं जो पदयात्री अस्थायी रूप से चल रहे हैं, जो व्यवस्था में लगे हैं, सारे लोग महीनों घर से दूर प्रतिदिन 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो ये संकल्प इसलिए लिया कि और हमारे पास कोई नैतिक ताकत नहीं है, शायद हमारे इस तपस्या से कि हम पैदल गंगा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, हम समाज से जो आग्रह करेंगे उसका थोड़ा बहुत उन पर प्रभाव पड़ेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अभी तक जो यात्रा का अनुभव है कि जहाँ से यात्रा गुजर रही है वहाँ के लोगों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। जी, हम ये कोशिश करेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि जनता आपके इस अभियान के साथ जुड़े। अब इससे थोड़ा आगे मैं इस बात को बढ़ाना चाहूँगी। जब आप इलाहाबाद से निकलते हैं, प्रयागराज से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बिहार जब पहुँचते हैं तो भागलपुर जगह पड़ता है। भागलपुर में पहली सेंचुरी बनी है गंगा, जहाँ पर डॉल्फिन्स को, जो गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं, उनको संरक्षण दी जा रही है। एक समय था जब ये डॉल्फिन्स गंगा जी की शान मानी जाती थी, आज ये एक जगह में सिकुड़ के रह गई हैं। जब बारिश का सीज़न होता था, मानसून आता था, तो वो डॉल्फिन्स प्रयागराज तक आती थी, अब आती ही नहीं है। तो आप क्या ऐसा करेंगे, आपके प्लान में क्या ऐसा है कि वापस गंगा जी में इतना पानी आ जाए कि वो डॉल्फिन्स वापस प्रयागराज तक दिखने लगे? देखिए, बहुत सही बात है कि गंगा पे जितना अधिकार हमारा है उससे कम अधिकार उस डॉल्फिन का नहीं है जो गंगा में रहती थी। ये मनुष्यों की भूल थी कि हमने सब कुछ अपने लिए समझ बैठे और उसके कारण से हमने प्रकृति के बहुत से जीव जंतुओं के साथ अन्याय किया है और प्रकृति के साथ अत्याचार भी किया है। हमारी भूख और हमारी लालच ने इस पृथ्वी पर मौजूद बहुत से जीव जंतुओं के लिए कई संकट खड़े किए हैं। वही संकट का सामना डॉल्फिन भी कर रही है। गंगा की समस्या क्या है? गंगा की मूल 2 समस्याएं हैं। एक, गंगा जल, बीच में मैं आपको यहाँ रोकूंगी। आपने ये कहा कि संकट हमने खड़ा किया है, ठीक है, तो ये सवाल मेरे बाद में थे, लेकिन अभी मैं पूछ लेती हूँ। जब आप वापस गोमुख से आने लगेंगे तो यूपी का ही फिर से एक शहर है कानपुर, ठीक है, और वहाँ एक सिसमऊ नाला है जो सीधे आकर के गंगा जी में गिरती है। और आपको पता ही है कि कानपुर में चमड़े का सबसे ज़्यादा कार्य होता है। वो गंगा जी को इतना प्रदूषित कर देती है कि वहाँ ऑक्सीजन लेवल इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि अभी कुछ साल पहले की खबर है कि लाखों मछलियाँ मर गई थी। तो आप फिर इस ऑक्सीजन लेवल को कैसे ठीक करेंगे? दोनों, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है, इधर डॉल्फिन्स को वापस प्रयागराज तक लेकर आना और उधर ऑक्सीजन लेवल ठीक करना। तो ये दोनों कार्य आप एक साथ कैसे करेंगे? देखिए, गंगा के बारे में मैंने कहा कि गंगा का संकट क्या है। गंगा का संकट ये है कि जो उसकी मूल धारा है उसमें समाज की जल जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो चाहे टिहरी के रूप में, चाहे हरिद्वार से अपर गंगा नहर कैनाल के रूप में, या आपके नरोरा में लोअर गंगा नहर कैनाल के रूप में, या कानपुर के पीने की पानी को लेकर के कानपुर के बैराज की, ऐसी जो जगह पे जहाँ पे हमने गंगा जल को एक्सट्रैक्ट किया, गंगा की मूल धारा से बाहर निकाला। मैं 2010 में, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में था और पार्टी की ओर से ही एक अनौपचारिक यात्रा पर निकला था जब गंगा सागर तक के लिए। तो हम 10 जून, हमें वो तिथि याद रहती है, 10 जून 2010 को हम नरोरा में थे। और नरोरा पर हमने जब देखा तो वहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड था लगा हुआ जिसमें वहाँ के पानी के आंकड़े दर्ज थे। उस दिन 10 जून 2010 को हम नरोरा में जब पहुंचे तो वहां पर लोअर गंगा नहर कैनाल को 2300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था और गंगा की मूल धारा के लिए 300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। जब वहां पे हमने इसको वहां के अधिकारियों से समझने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा, साहब ये तो अब जाने लगा 300। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि नरोरा से मिनिमम 300 क्यूसेक पानी गंगा की मूल धारा में छोड़ना है, इसलिए छोड़ना पड़ रहा है।
नहीं तो इतना भी पानी नहीं देते थे। तो जब मूल धारा में पानी कम होता जाएगा और कानपुर जैसे शहरों से सीवर का पानी गंगा में मिलता जाएगा, तो स्वाभाविक है कि गंगा का वो जो पवित्रता, जो स्वरूप है नैसर्गिक, वो नहीं बचेगा। फिर ना तो मछली के जीने लायक बचेगा, न मनुष्य के स्नान और पीने लायक। जी, तो यही मेरा सवाल है जो आप बोल रहे हैं कि ये समस्या है कि गंगा जी में पानी अब वो भी कोर्ट के ऑर्डर से भेजा जा रहा है, तो आप क्या ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप जन जागरूकता लेकर के चल रहे हैं और कहा जाता है कोई भी मिशन तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक उसमें जनता की भरपूर सहयोग ना हो जाए, ठीक? तो आप क्या ऐसा करेंगे कि यहाँ कोर्ट को भी ना आना पड़े, सरकारों को भी ना आना पड़े, जनता खुद इतनी जागरूक हो जाए कि वो गंगा जी को मैली ना करे? और आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि गंगा जी में उतना पानी वापस आ जाए जितना हुआ करता था? क्योंकि अब समस्या परियोजनाओं की भी है, इतने सारे पुल बने हुए हैं, इतनी सारी परियोजनाएं चल रही हैं कि पानी रुक जाता है, तो वो आप कैसे वापस लेकर आएंगे? देखिए, जो बिगड़ा है वो तो शायद अब रिपेयर नहीं हो सकता। आप लोअर गंगा नहर कैनाल, अपर गंगा नहर कैनाल को अब बंद नहीं कर सकते हैं। कल को वहाँ के लोग कैसे जिएंगे? उनकी आदत हो गई है, उनकी निर्भरता हो गई है, ठीक है। लेकिन अब तो कम से कम इतना करना है कि हमें गंगा पे और कोई बांध न बना करके, उससे अच्छा होगा कि हम गंगा के किनारे एक कृत्रिम झीलों का पूरा नेटवर्क खड़ा करें गंगा सागर तक। जब बाढ़ के समय में हम गंगा के बाढ़ के पानी को वहां पर रिस्टोर कर सकें और फिर उस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा कर सकें। तो अब गंगा के ऊपर फिर निर्भरता घटती जाएगी और उसका जो वैकल्प है वो हम कृत्रिम झीलों से बना सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार अगर संकल्प ले तो बड़ी जल्दी आज सैटेलाइट इमेज से वो इसको एवेलुएट कर सकती है कि कितनी झीलें कहाँ बन सकती हैं। दूसरा, सीवर के ट्रीटमेंट को के बारे में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अभी भी क्या होता है कि नगर निगम को चलाने को मिलता है, बिजली चली गई तो जनरेटर के लिए डीजल नहीं होता है, तो पता चला कि साहब अनट्रीटेड वाटर गंगा में जा रहा है। तो अनट्रीटेड वाटर आप बोले तो आगे मैं इसी बात को बढ़ाऊँ तो ग्रीन ट्राइब्यूनल यहाँ आती है, ठीक है। जब मैं सड़कों से एक एग्जांपल उठाना चाहूँगी, जब भी अब क्योंकि विकास को रोका नहीं जा सकता, ये बात आपने भी कही और ये विकास होना जरूरी भी है, ठीक। तो ग्रीन ट्राइब्यूनल इसके बदले में ये कहता है कि जब आप सड़क बनाइए तो 200 पेड़ एक्स्ट्रा लगाइए, जितने पेड़ लग सकते हैं उसके अलावा 200 पेड़ एक्स्ट्रा लगाइए, ठीक है। तो आपके भी परियोजना में ये शामिल है, आपके भी योजना में ये शामिल है वृक्षारोपण, ठीक। सरकारें जब लगाती हैं सड़कों के किनारे वृक्ष तो वो पेड़ नहीं बन पाते हैं, जनरली ऐसा देखा ही गया है। तो क्या आपके जो वृक्षारोपण का प्लान है ये पेड़ बन पाएगा या फिर वृक्ष ही रह जाएगा? मुझे लगता है कि सरकारों को इस अभियान से सीखना चाहिए जी, क्योंकि सरकार के संसाधन संपन्न है और शक्ति संपन्न है और बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रही है। और ऐसा नहीं कि सरकारें नहीं चाहती कि वृक्षारोपण कर रही हैं, लेकिन वो पेड़ जो आपने कहा ना कि पेड़ किनारे लगने पेड़, लेकिन वो पेड़ बन नहीं पाते हैं वृक्ष। उसके पीछे कारण क्या है कि उनके जो 3 साल सुरक्षा संरक्षण चाहिए वो नहीं गारंटी हो पाती है, ठीक है। खाली जगह पे पेड़ लगा दिया, उसके बाद फिर वो जानवर चल रहे हैं, किसी ने उखाड़ दिया, बिना पानी खाद के सूख गए, इसकी किसी को परवाह नहीं है। हमने क्या अभियान में विशेषता रखी है कि हर पेड़ का जो भी हम वृक्ष लगा रहे हैं, एक तो हम उसका जियो टैगिंग कर रहे हैं, जियो मैपिंग कर रहे हैं। अच्छा। यानी आपको हम बैठे बैठे बता सकते हैं कि वृक्ष नंबर 1017 कहाँ पे है। अच्छा। उसका हम लोकेशन ले रहे हैं, गूगल लोकेशन रहे हैं, प्लस हम उसका ज्योग्राफिकल एड्रेस दे रहे हैं। अच्छा। सपोज करिए कि यहाँ पर हमने लगाया तो राजापुर या पीडर के हनुमान मंदिर के पास में लगाया है, सिविल लाइंस का एरिया है, इसके कौन ओनर हैं, हम उसका ट्रस्टी बना रहे हैं। हर पेड़ का कोई न कोई ट्रस्टी है जी, और उसको हम सीधे अपने नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। उससे हमने ये संकल्प कराया हुआ है कि वो इसके वृक्ष बनने तक इसको अपने बच्चे की तरह पालेगा। हम उसका हालचाल भी पूछते हैं, कैसा चल रहा है उसका, जैसे बच्चों का हाल पूछा जाता है, ऐसे ही हमने हर पेड़ के गार्जियन तय किए हैं, उनसे उनका हालचाल पूछते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। चलिए, ये जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करें, जो हमें उम्मीद है कि ये जरूर आपकी जो एक अभियान है ये सफल हो। इस बात को हम आगे थोड़ा बढ़ाएं तो जब गोमुख की तरफ बढ़े, बहुत सारे पर्यटक वहाँ जाते हैं घूमने के लिए
और वहाँ खाना तो मिलता नहीं, तो पैक्ड फूड लेकर के जाना पड़ता है। लोग जाते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और वो जो डस्ट है वो वहीं छोड़ देते हैं। तो जब आपकी यात्रा गोमुख की तरफ जाएगी तो लोगों को कैसे आप ये जागरूक करेंगे कि वो अपना डस्ट वहाँ ना फेंके, वहाँ गंदा ना होने दे? क्योंकि जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ से निकलेगी, उद्गम जहाँ है, वहीं पर गंगा जी अगर गंदी हो जाए तो वो आगे कैसे साफ होंगी? ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में खाली जगह को जो है जी। वो किसी भी काम के लिए लायक समझने लगते हैं। खाली जगह है तो कब्जा भी कर लो, खाली जगह है तो कचरा भी फेंक दो, खाली जगह है तो कुछ भी कर लो। जी। आप देखिए सड़क के किनारे, खाली जमीन पे आज सड़क के किनारे लोग जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, पानी पीते हैं, बोतल फेंक देते हैं। आप किसी भी हाईवे को देख लीजिए, अगर उसके हाईवे का निरीक्षण आप करिए कभी पास से जा करके, तो आपको कचरों का वो कॉरिडोर मिलेगा। जी। बड़ा अच्छा हाईवे है, लेकिन वो साइड में अगर आप जाते ही सर्विस लेन में आपको वो गार्बेज कॉरिडोर में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही मैं गंगोत्री खुद भी गया हूँ। गंगोत्री से ही मुझे बहुत पीड़ा हुई कि वो पूरा जो पहाड़ का हिस्सा है वो गार्बेज का कॉरिडोर होता जा रहा है। कई बार क्या होता है कि ये हमारी लापरवाहियां हैं, ये जन जागरण से होगा, लेकिन सरकार को सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। मैं सिस्टम के बारे में एक उदाहरण दूं कि दिल्ली में मेट्रो में सफर करने वाले लोग 60% उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, उसमें से 70% लोग गुटखा पान खाने वाले लोग हैं। लेकिन पूरे दिल्ली के किसी मेट्रो स्टेशन और किसी मेट्रो में आपको गुटखा का एक टुकड़ा भी नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ सिस्टम है, यहाँ हम नहीं कर सकते हैं, तो नहीं करेंगे। तो थोड़ा सरकार को उसी तरह का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ताकि कल्चर डेवलप हो, और जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा किसी भी रूप में, ताकि वो इस तरह के गैर जिम्मेदार काम न करें। जी। तो अभी आपकी जो यात्रा का बढ़ा है वो बंगाल में है, और बंगाल में एक जगह है मालदा। वहाँ पर जब ये नदी आगे बढ़ती है तो वहाँ दो करेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो वहाँ बांग्लादेश चली जाती है, जो बंगाल में जाती है। वहाँ पे जो वाटर करेंट बढ़ती है वो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है हुगली नदी में मिल करके। तो वहाँ पर आप वाटर लॉगिंग के लिए क्या करेंगे? क्योंकि अभी आपकी यात्रा वहीं पर है, इसीलिए ये सवाल मैं कर रही हूँ। देखिए अभी वहाँ पे अभी बिहार में हमारे कई लोगों ने वहाँ से पोस्ट भी किया है जो यात्रा में चल रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा में हम जनता का पूरा अनुभव उनसे ले रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। हमने एक अभियान का नाम ही दिया है गंगा ज्ञान, यानी जनता से हम जो सीख रहे हैं उसको हम कंपाइल करते जा रहे हैं। वहाँ पे गाद की समस्या है। पहली बात तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बाढ़ का क्षेत्र है वो गंगा का क्षेत्र है। जी। गंगा ने हमारे ऊपर अतिक्रमण नहीं किया है, हमसे पहले गंगा थी। जी। इसलिए हमने अगर कुछ अतिक्रमण किया है तो हमने किया है, मनुष्य ने किया है, गंगा ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। इसलिए संपूर्ण बाढ़ क्षेत्र गंगा का क्षेत्र है। अब अगर उसकी गोद में हमको रहना है तो उसके लिए जो कुछ भी उपाय करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। गाद की सफाई, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है, और एक अभियान चलाना पड़ेगा। गाद की सफाई हो जाएगी तो बाकी सब चीज़ें ठीक चलेंगी। जी। तो आप अपनी यात्रा के दौरान तो जनता में जागरूकता ला ही रहे हैं, साथ में एक आखिरी सवाल मेरा, ये आप जनता को क्या संदेश देंगे कि वो गंगा जी को कैसे, जैसे कि हम लोग बहुत पहले से भी गाना सुनते आ रहे हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, या फिर राम तेरी गंगा मैली। स्त्रियों पे ये बातें आती हैं तो वो बोलती है गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे गाने हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन समस्या ये हुई कि ये गाने जितने हमारे मनों में, हमारे दिल में जगह बना पाई, गंगा जी की सफाई उतना हमारे दिल में जगह नहीं बना पाई। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं गंगा को हम सब माता मानते हैं और देवता मानते हैं जी। और भारतीय जीवन दर्शन में निराकार ब्रह्म से लेकर के प्रकृति के हर पहलुओं पे, हर क्षेत्र के लिए हमने दैवी स्वरूप स्थापित किया हुआ है। जी। गंगा को भी हम देवी मानते हैं। वैसे तो हम सब पहाड़ को, नदियों को, धरती को, सब में देवत्व देखते हैं, वृक्षों में देवत्व देखते हैं, पीपल में हम वासुदेव भगवान के दर्शन करते हैं। जिस समाज में प्रकृति के प्रति यह भाव हो कि आध्यात्मिक चेतना में परम ब्रह्म से लेकर के, और वो हर वे देवता का दर्शन करता हो, और जिस नदी के जल के बगैर जो समाज अपना मोक्ष निश्चित न कर पाता हो,
उस नदी से महत्वपूर्ण कोई नदी हो नहीं सकती है, कोई देवता नहीं हो सकता है। जी दूसरा, बहुदेव वाले संस्कृति में जी जी मेरा मानना है कि गंगा ही एक ऐसी नदी है जो मनुष्य के चारों पुरुषार्थ की देवी है। जी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को पुरुषार्थ की देवी गंगा है। ऐसी देवी के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक श्रद्धा है। हर व्यक्ति के घर में गंगा है जल के रूप में, और उसका कोई अनुष्ठान उसके बगैर पूरा नहीं होता है। लेकिन व्यवहार के स्तर पे हम जब ये होता ना कि जब जैसे आदत बिगड़ जाती है तो हम किसी के साथ भी कर देते हैं। हम उदंडता करते हैं तो सीखते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने बड़ों से भी कर जाते हैं। तो ये आदत का हिस्सा है। भावना के स्तर पे सब गंगा का आदर करते हैं, आदत के स्तर पे कहीं ना कहीं हम लापरवाही करते हैं। मुझे लगता है कि उसके प्रति हम सचेत रहें। घर का निर्माल्य गंगा में न डालें। जी जितना अभी मेरे को एक और चिंता हुई है कि जहाँ पे हमारे स्मशान घाट हैं गंगा के किनारे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। लोग उसके लिए भी कुछ सामाजिक चेतना लाने की ज़रूरत है, सरकार को भी कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि गंगा के प्रति अगर हम संवेदनशील रहे, सजग रहे और एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार पुत्र, एक जिम्मेदार भक्त की भूमिका में रहे, तो मुझे लगता है कि नागरिक दायित्वों में गंगा ठीक रहेगी। और सरकारें सचेत हैं, मैं इसमें सभी सरकारों को क्रेडिट देता हूं। सरकारें सचेत हैं, प्रयास कर रही हैं, और मुझे लगता है कि समाज और सरकार दोनों के सहयोग से जल्दी ही हम गंगा को उसके नैसर्गिक स्वरूप में देखेंगे। जी, तो सर आज आपके यात्रा शुरू होने का 1 महीना 1 दिन पूरा हो चुका है, तो अभी आपकी यात्रा पहुंची कहाँ है, उसके आंकड़े क्या हैं और जनता से आपको क्या फीडबैक मिल रही है? देखिए, आज बड़े सही मौके पर आपसे बात हो रही है। आज हमारी यात्रा के 1 महीने 1 दिन हो गए। 16 दिसंबर को यहाँ से प्रस्थान हुई थी। शुरू में थोड़ी हमने अनुमान लगाया था कि हम आज यहाँ पहुँचेंगे, कल वहाँ पहुँचेंगे, वो अनुमानित 30, 35, 40 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन शुरू के 4-5 दिनों में वो हमारे अनुमान सब गलत निकल गए थे। हमने रेकी किया था तो यात्रा जहाँ 35 किलोमीटर होती थी रेकी में, वो पहुँचते पहुँचते 50 किलोमीटर चल गई। तो शुरू में 4-5 दिन हमको यात्रा को व्यवस्थित करने में लगे थे, और लेकिन अब यात्रा बहुत व्यवस्थित चल रही है। और 850 किलोमीटर यात्रा चल चुकी है इन 30-32 दिनों में, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। कहीं अभी ईश्वर की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से किसी भी यात्री को कोई असुविधा नहीं हुई है, और किसी प्रकार का कोई अस्वस्थ नहीं हुआ, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। जनता स्वागतशील है, और यात्रियों के लिए एक तरह से उत्सुकता भी है। वृक्षमाला अभियान में स्कूल कॉलेज के बच्चे जुड़ रहे हैं, एनसीसी के लोग जुड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जुड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा गंगा की परिक्रमा यात्रा और वृक्षमाला अभियान, ये दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। और कहाँ कहाँ जनता भी हमें सुझाव दे रही है। जो आपने इसे गाद का विषय उठाया, बिहार में हमको बाढ़ की चुनौतियों के बारे में चर्चा किया, और जनता ने भी कई सुझाव दिए हैं, जिसको हम आगे चल करके फिर एक सामूहिक रूप से सरकार और समाज दोनों के सामने रखेंगे। और ऐसे ही गाद की समस्या को लेकर के उन्होंने रखा है। कुछ लोग तो गुस्से में यहाँ तक कहे कि भाई अब बांध तोड़ दो सब। तो पब्लिक की अपनी अपनी धारणाएं हैं, लेकिन जो व्यवहारिक समाधान होगा उसके बारे में हम समाज को जरूर यात्रा के समापन पर बताएंगे। जी, तो सर आपने हमारे शो के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप थे योगेश शुक्ला जी। योगेश शुक्ला जी ने अपनी अभियान अतुल्य गंगा के बारे में बताया, और कैसे वृक्षों को संरक्षण देने के लिए जियो मैपिंग करेंगे, इस पर भी इन्होंने बातें की। तो इसी तरीके के जनप्रतिनिधियों और अभियानों से जुड़े हुए लोगों की और भी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रखर आवाज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।